तो ट्रांसलेशन है हमारा प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स हैं टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, मान लो हमारे पास सपोज करो इस तरीके से अमाइनो एसिड्स हैं, ये अलग अलग पड़े हैं तब तक अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन अगर आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो हम इसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा? तो इसके लिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि mRNA होता है, mRNA पे एक सीक्वेंस है, सपोज करो AGU है। ठीक है, तो AGU हम लोग अगर चेकर बोर्ड में से देखें तो सीरीन के लिए कोड करता है। सीरीन के लिए कोड करने का क्या मतलब है? AGU एक ऐसे tRNA से बाइंड करेगा जिसकी टेल पे सीरीन एडेड होगा। ठीक है, अब AGU कैसे बाइंड करेगा इस पे? यहाँ इसके कॉम्प्लीमेंट्री A है तो U, G है तो C और U है तो A, यानी UCA कैरी करने वाला एक tRNA जो सीरीन को बाइंड करके रखता है, वो इसके पास आएगा, इसको बाइंड करेगा। ठीक है, अब इतना तो प्रोसेस हो गया। इस चीज को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA, क्योंकि ये जो tRNA है हमेशा अमाइनो एसिड को लेके नहीं घूमता। जब एक बार ये किसी को इसको लेके घूम रहा है तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फेज है हमारा ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप है वो है चार्जिंग ऑफ tRNA। चार्जिंग ऑफ tRNA क्या है? अमाइनो एसिड्स जो हैं ये सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ATP की प्रेजेंस में। और एक्टिवेट होने का मतलब क्या है? लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट। कॉग्नेट का मतलब है जिसपे वो डेजिग्नेटेड है बाइंड होने के लिए, ये नहीं कि किसी पे भी बाइंड हो जाए, नहीं। जैसे AGU के कॉरस्पॉन्डिंग UCA है, UCA वाले पे सीरीन बाइंड करना है तो इस पे सीरीन का बाइंड होना। ठीक है, कॉग्नेट का मतलब है जिसके लिए ये प्री डिटरमाइंड है कि इसी पे जाके बाइंड करना है। तो कॉग्नेट tRNA को बाइंड करना चार्जिंग ऑफ tRNA कहलाता है, या हम इसको दूसरा एक और नाम देते हैं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। ठीक है, दोनों ही चीजें एक ही चीज के लिए हैं कि एमाइनो एसिड जो है वो एक्टिवेट होता है ATP की प्रेजेंस में, यानी यहाँ पे ATP खर्च होगा। ठीक है, ATP खर्च होके जो tRNA उस पे जाके ये बाइंड हो जाएगा और फिर ये एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया हमारा ये। उसके बाद पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है कि हमारा जो mRNA है, ये सपोज करो यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस हैं इस तरीके से। मैं पहले वाला मान लेती हूँ AUG, दूसरा मान लेती हूँ AGU, दूसरा मान लेती हूँ तीसरा UAC, उसके बाद GCA और CAA। इस तरीके से एक सीक्वेंस मेरे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आके ये जो हमारी इनिशिएशन साइट है, क्योंकि ये हमें पता है AUG जो है वो क्या है, इनिशिएटर कोडोन है। ठीक है, कोई भी ट्रांसलेशन प्रोसेस जो शुरू होगा उसके पहले सबसे पहला जो है वो मीथेनिन होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइट पे आके क्या होता है, हमारा rRNA, राइबोसोमल RNA जो है उसकी दोनों यूनिट्स आके ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो rRNA जो है वो 2 सब यूनिट से बना होता है। ये 2 सब यूनिट्स, एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। ठीक है, जनरली द राइबोसोम, ये देखो, सॉरी ये सिर्फ राइबोसोम, RNA नहीं, राइबोसोम।
जो राइबोसोम है कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएज, इसमें स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन इन इट्स एक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, जब इनएक्टिव स्टेट होता है तो अगर तुम देखोगे ये दो दिख रहे हैं तुम्हें, दो प्रोटीन, राइबोसोम के दो पार्ट्स, एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो जो लार्जर वाली और स्मॉलर वाली है ये नॉर्मल टाइम पे दोनों अलग अलग होके रहते हैं। ठीक है, लार्जर हो गया, एक स्मॉलर हो गया। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए, जब ये स्मॉल वाली को, ये है एक स्मॉल वाली, इसको कोई एमआरएनए एनकाउंटर करता है, यानी ये एमआरएनए को फेस करती है, जाके उससे टच करती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस, तब ये शुरू होता है। ठीक है, कैसे होता है कि पहले ये वाला साइट, ये वाला ऐड कर जाएगा, उसके बाद बड़ा वाला भी ऐड कर जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे कुछ साइट्स बनती हैं, कुछ जगह बनती हैं। ये जो टीआरएन, ये जो राइबोसोम है, इसमें कुछ स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, एक खाली जगह बची हुई है। ठीक है, दोनों साइड में there are two sites in large subunit for subsequent amino acid to bind and thus be close enough to each other for formation of a peptide bond। एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, ये जो राइबोसोम है ये एक्चुअली इनके पास, जैसे हमारा ये mRNA है, तो यहाँ पे mRNA के अगेंस्ट ये tRNA आके ऐड हुआ। ये जो CGU वाला है, सपोज करो ये GCA था, CGU, इसके अगेंस्ट एक tRNA आया जिसके पास अपना एक अमाइनो एसिड था जो कि एलानिन था। ठीक है, उसी तरीके से एक दूसरा और था GUU वाला, इसके अगेंस्ट tRNA आ गया वेलिन वाला। तो जब ये प्रॉक्सिमिटी में पास पास में होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पास पास में होने की वजह से इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। यानी राइबोसोम क्या कर रहा है, इनको पास पास में लाने का काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोई भी आता है, यहाँ पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद सेकेंड वाला बाइंड किया, और जैसे ही ये दोनों पास पास में आते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके, जो सीरीन यहाँ इसके साथ लगा हुआ था, ये बॉन्ड ब्रेक होके अगला जो बॉन्ड है वो नेक्स्ट वाले पॉली इसके साथ, अमाइनो एसिड के साथ बन जाता है। इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला इसके पास चला गया, उसके बाद ये वाला जैसे ही खाली होगा, ये जो tRNA था नीचे का, ये tRNA तो फ्री हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब ये दोबारा से चार्जिंग होने के लिए चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम एक कोडोन शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला चला गया, फिर नेक्स्ट साइट ही आ जाएगी, अगला tRNA आ जाएगा जो कि AAU के लिए होगा। ठीक है, AAU के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं स्पैराजीन है, फिर ये वाला और ये वाला नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, ये दोनों प्रॉक्सिमिटी हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखोगे एक के बाद एक ये आगे इस तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, और धीरे धीरे ये जो हमारा अमाइनो एसिड है इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहेंगे, और ये धीरे धीरे पहले 1 से 2 डाइपेप्टाइड बनेगा, 2 से 3 ट्राइपेप्टाइड बनेगा, और ट्राई से टेट्रापेप्टाइड बनके फाइनली जब टेल लंबी होती जाएगी तो ये एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक वीडियो देखो, ये देखो, हर सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा ER दिखा रखा है। जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ये mRNA जो है, ये देखो ये mRNA दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये mRNA पहले न्यूक्लियस में से बाहर हो गया। सबसे पहला काम था कि जो DNA था, DNA रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा, DNA से RNA बनना वो भी न्यूक्लियस में होगा, लेकिन जब mRNA से प्रोटीन बनना है वो साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि उसके लिए जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो पहला काम है ट्रांसफर ऑफ mRNA को, ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये mRNA यहाँ से हटाइए, अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज सिंथेसेज present in the cytoplasm is an enzyme amino acyl tRNA synthetase। देखो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज क्या है, ये जो tRNA है उसको सिंथेसाइज करेगा, यानी कि अमाइनो एसाइलेशन जो कराना है, ये जो कराना है इसके लिए जो एंजाइम चाहिएगा, यानी tRNA को क्या करना है, अमाइनो एसिड से बाइंड कराना है, उसके लिए हमारा ये एंजाइम है, यानी फर्स्ट स्टेप जो है। ये देखो इसकी 2 साइट हैं, एक अमाइनो एसिड और दूसरा ATP आ गया। ठीक है, ATP से बाइंड हो गया, अब ये पायरोफॉस्फेट निकल गया। इतनी डिटेल्स में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है,
एक्टिवेशन हो गया। अब ये जो हमारा अमाइनो एसिड था ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने का मतलब क्या है, अब जो नेक्स्ट टीआरएनए आएगा अब ये इस पे फटाफट से बाइंड हो गया। ठीक है, एक तरीके से मान सकते हो इसकी चार्जिंग हो गई, इसीलिए बोला जाता है कि चार्जिंग हो गई है। अमाइनो एसिड को पहले एटीपी आके बाइंड करता है, बोला गया था यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, बिना एटीपी के ये काम नहीं होगा, यानी एनर्जी खर्च होगी, तब कहीं जाके जो टीआरएनए है वो इसको बाइंड कर पाएगा अमाइनो एसिड को। ये देखो, ये दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे और फिर ये इसको फ्री छोड़ देगा। एक बार फ्री हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा प्रोसेस्ड टीआरएनए बन गया, जो कि एमआरएनए से अब जाके बाइंड करेगा और फिर धीरे धीरे एक एक अमाइनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू बढ़ाता जाएगा। ठीक है, ये इनिशिएशन हो गया। ये एमआरएनए है, ये हमारा चार्ज टीआरएनए है। ठीक है, ये देखो, अब सबसे पहले क्या हुआ, स्मॉल टीआरएनए जो है वो आके बाइंड करता है, बाइंड कर गया एमआरएनए पे। The mRNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. 3 bases के कोडॉन्स हैं जिनको ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, राइबोसोम ऐसे बाइंड करेगा। अभी इसकी लार्जर सब यूनिट भी दिखाएंगे। जहाँ भी इनिशिएशन कोडॉन दिखेगा इसको, वहां पे ये देखो, ये आके ये बाइंड कर गया। Then a large subunit of ribosome combines with a small ribosomal subunit. देखो, इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन गया, इस तरीके का कि स्मॉल सब यूनिट थी, इसका टीआरएनए आया, इस टीआरएनए के पास मिथ्योनिन है। ठीक है, एयूजी के अगेंस्ट हमारा यूएसी है। ठीक, ये तीनों चीजें हो गई। पहले ये आया, फिर ये टीआरएनए इसको बाइंड करता है, फिर लार्जर सब यूनिट जो है वो भी आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमारे पास एक्सेप्टर साइट हो गई, पेप्टाइडल साइट, पी साइट और एग्जिट साइट या ई साइट। ठीक है, हमारे पास तीन है। तीन साइट्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसे जैसे ये मूव करेगा आगे की तरफ, ये जो पहली साइट है ये हमेशा खाली होती जाएगी, ये इस तरफ मूव करेगा, एक्सेप्टर एंड पे हमेशा नया जो टीआरएनए है वो आता जाएगा। पेप्टाइडल साइट कौन सी है, जहाँ पे एक्चुअल में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती जाएगी। ठीक है, और एग्जिट साइट कौन सी है, जैसे ये फ्री हो जाएगा, इसका अमाइनो एसिड अगले पे आ गया, ये आगे खिसक जाएगा। एग्जिट साइट में जो खाली टीआरएनए है बिना अमाइनो एसिड का, वो खाली रह जाएगा और उसके बाद फिर वो वहां से फ्री होके निकल जाएगा। इनिशिएशन हो गया, अब धीरे धीरे इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन का मतलब एक के बाद एक टीआरएनए जो है वो एक्सेप्टर एंड पे आते जाएंगे। ये देखो, हमारा सेकंड टीआरएनए आया, एक्सेप्टर साइट पे जाके बाइंड कर गया। बाइंड करने से क्या हुआ, ये दोनों पास में, इतने ज्यादा पास में आ जाते हैं कि इनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाता है। ये मूव कर गया, उसके बाद जो राइबोसोम है वो मूव कर जाता है, एक कोडॉन मूव कर जाता है। एक कोडॉन मूव करने से क्या हुआ, यहाँ जो टीआरएनए था जिसका अमाइनो एसिड अब जाके दूसरे वाले पे शिफ्ट हो चुका था, वो एग्जिट साइट में आ जाता है और खाली हो गया। अब वो दोबारा से चार्जिंग के लिए चला जाएगा कि फिर से दूसरा अमाइनो एसिड पकड़ के लाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब उसका नंबर आएगा फिर आ जाएगा। Meanwhile, another tRNA carrying an amino acid molecule attaches to the A site. ये दिख रहा है, ये दो डाइपेप्टाइड बन गया, तीसरे के साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए, पास हुए, इसीलिए इनके तीन के बीच में इसमें बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये बन गया ट्राइपेप्टाइड। फिर मूव किया, खाली वाला भाग गया। ठीक है, एक्सेप्टर साइड पे इस तरीके से नए और ज्यादा टीआरएनए जो है वो आते रहेंगे, एग्जिट पे से निकलते रहेंगे, और पेप्टाइडल साइट वाला जो है वो हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन कौन से थे, यूजीए, यूएजी और यूएए। ठीक है, ये तीनों कोडॉन जब आ जाते हैं, इसके अगेंस्ट कोई टीआरएनए नहीं होता, तो उससे क्या होता है, ये देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा जो स्टॉप कोडॉन है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होता, अमाइनो एसिड चेन हमारी बन चुकी है,
यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसीलिए अब ये अमीनो एसिड चेन जो है ये रिलीज हो जाती है, ठीक है। और इसी को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये फ्री हो गए, डीआरएनए खाली था वो भी भाग गया, और जो हमारा राइबोसोम्स थे वो भी फ्री हो जाएंगे। फ्री होके एमआरएनए भी फ्री हो गया, ठीक है। अपना लार्ज और स्मॉल सब यूनिट में वापस डिवाइड हो गया। इसके साथ हमारा protein synthesis shows that the first stage involves the binding of फर्स्ट स्टेज इनिशिएशन मेट टीआरएनए, जिसको हम लोग चार्ज टीआरएनए बोलते हैं। कौन सा वाला? मीथियोनिन वाला, ठीक है। स्मॉलर फिर लार्जर टीआरएनए, 3 साइट्स होंगी हमारी, एग्जिट साइट, पी साइट, पेप्टाइडल साइट और एक्सेप्टर साइट। उसके बाद एक्सेप्टर पे एक के बाद एक जो है वो टीआरएनए आते रहते हैं और एक एक करके इनके बीच में बॉन्ड बनते रहते हैं, एग्जिट में से निकलते रहेंगे। The process is repeated until a chain of amino acid molecules is formed. The last stage of protein synthesis is the termination stage. When the ribosome reaches the stop codon UAG, elongation stops and the newly formed amino acid chain, which is the protein macromolecule, detaches from the ribosome. Subsequently, ribosomal subunits along with the tRNA dissociate from the mRNA. ठीक है, ये इसकी समरी दोबारा से हो गई। इसके साथ हमारा ट्रांसलेशन वाला, ठीक है, हमारा जो रिलीज हो जाएगा ये अमीनो एसिड चेन जो है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया सारा। राइबोसोम जो है ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, जो राइबोसोम है वो कैटलिस्ट का भी काम करता है, और इसीलिए 23S rRNA जो बैक्टीरिया में होता है, जो एंजाइम है, उसको राइबोजाइम बोला जाता है, ठीक है। जो राइबोसोम है, एक तो वो साइट प्रोवाइड करता है टीआरएनए के बाइंड करने के लिए, और साथ ही वो एक एंजाइम का भी काम करता है दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा ट्रांसलेशनल यूनिट, जिस तरीके से हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट याद है, प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, लास्ट में टर्मिनेटर होता है, उसी तरीके से ट्रांसलेशनल यूनिट में जो है उसमें भी आरएनए की सीक्वेंस है, जिसके सबसे शुरू में स्टार्ट कोडोन होगा और लास्ट में स्टॉप कोडोन होगा, और बीच में जो है वो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करने वाले सारे जो कोडोन्स हैं वो होंगे। उसके अलावा ये तो है ही है, इसके अलावा जो एमआरएनए है उसमें कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी होती हैं जो कि खुद ट्रांसलेट नहीं होती। अब सपोज करो मैं यहाँ से मान लेती हूँ कि यहाँ AUG है, तो इससे पिछली और जहाँ पे खत्म है वहां से कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो खुद ट्रांसलेट नहीं होते, जिनको अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहा जाता है, UTR। ये UTR 5' एंड से पहले और 3' एंड के बाद, यानी कोडोन, स्टॉप कोडोन के बाद और स्टार्ट कोडोन से पहले, दोनों से पहले होते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन को एफिशिएंटली चलाने के लिए इनकी जरूरत होती है। अगर इन साइट्स को, ये जो हमारे रीजन्स हैं, इनको हटा दिया जाए तो शायद ट्रांसलेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में वहां रिलीज फैक्टर नहीं दिखाया हुआ, एट द एंड रिलीज फैक्टर जो है वो स्टॉप कोडोन पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। एक बार खत्म हो जाए तो रिलीज फैक्टर है, राइबोसोम्स हैं, टीआरएनए है और अमीनो एसिड्स जो पॉलीपेप्टाइड बना है वो सब एक साथ रिलीज हो जाते हैं। इसके साथ हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जो उससे पहले रेप्लिकेशन था, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, ठीक है। एक मेजर पार्ट तुम्हारे चैप्टर का खत्म हो गया, जिसमें से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इवन ये जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है ये भी 5 नंबर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन।